नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में और मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में भारतीय संविधान का संशोधन इस बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में चुनाव में लोकसभा के चुनाव जो भी संपन्न हुए हैं, रिजल्ट भी आ चुका अब तो फ़िलहाल, और NDA की बहुमत के साथ सरकार भी बनने वाली है। लेकिन इस बीच एक ये संविधान संशोधन की बात बहुत ज़्यादा चली रही। इंडिया गठबंधन वाले लगातार ये कहते रहे कि भारतीय संविधान को पूरी तरीके से बदल देंगे। तो क्या ये सच है और किस तरीके से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो आज की वीडियो में ये जानेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि किस तरीके से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, क्या संभव है। जिस तरीके से पूरे चुनाव में जो चर्चाएं चलती रहीं कि संविधान को संशोधन किया जा सकता है, संविधान को बदल दिया जाएगा, तो क्या संभव है ऐसी चीज़ें। तो चलिए आज की वीडियो में बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत के संसद के द्वारा किए जाते हैं। अब जो संसद में परिवर्तन किए जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदित प्राप्त होना चाहिए, यानी प्रत्येक सदन में पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए, यानी राज्य और सदन दोनों में पूरा बहुमत होना चाहिए, तब जा कर के क्या होगा, इसमें कोई संशोधन होने की संभावना है। ठीक है। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के अनुच्छेद 368 रोमन लिपि में लिखा हुआ है, तो भाग 20 में दिया गया है। अब इस नियम के बावजूद 1950 में संविधान के लागू होने के बाद इस में 104 संशोधन किए जा चुके हैं, यानी अभी तक जो है पूरे जो संशोधन हुए हैं वो अभी तक 104 संशोधन हो चुके हैं पूरे संविधान में अभी तक जो हुए हैं। ठीक है। विवादास्पद रूप से भारतीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान में किए जाने वाले प्रत्येक संशोधन को अनुमति देना संभव नहीं है। एक संशोधन इस प्रकार होना चाहिए कि यह संविधान की मूल संरचना का सम्मान करे, जो कि अपरिवर्तनीय है। ठीक है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि यदि संविधान में यदि कोई भी पार्टी या कोई भी बहुमत पार्टी जो है संविधान में संशोधन करना चाहती है, तो उसके लिए राज्य में मतलब राज्यों का भी जो है इसके राज्यों का भी बहुमत होना चाहिए और संसद में बहुमत भी होना चाहिए, तभी जाकर किसी प्रकार का कोई भी संशोधन किया जा सकता है। हालांकि अभी तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं प्रक्रिया क्या है, इसकी किस तरीके से इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो एक संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है, जहां बिल के रूप में इसे पेश किया जाता है और इसके बाद इसे संसद प्रत्येक सदन के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सदन में नंबर 1, इसे उपस्थित सांसदों का 2/3 बहुमत मतदान प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है, यानी इसको क्या किया जाता है, संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदित किया जाता है और इसमें उपस्थित सांसदों के 2/3 बहुमत का प्राप्त होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है इसी में, सभी सदस्य उपस्थित या अनुपस्थित का साधारण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद विशिष्ट संशोधन को कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। एक बार जब सभी अन्य अवस्थाएं पूरी कर ली जाएं या कर ली जाती हैं, संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जाती है, परंतु यह अंतिम प्रस्ताव केवल एक औपचारिक अवस्था है, यानी जो भारत के राष्ट्रपति के पास ये भेजा जाता है अनुमोदन संशोधन के लिए, तो केवल ये एक औपचारिक ही रह जाता है। इस पर जो राष्ट्रपति हैं उनके हस्ताक्षर होने होते हैं। जब राज्यों और केंद्र में जो 2/3 बहुमत है जो प्राप्त होता है और दोनों सदनों में जब पास हो जाता है बिल, तो फिर राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तो केवल ये एक औपचारिक तरीका रह जाता है। तो ये है एक प्रक्रिया जिस तरीके से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। अब हम जानेंगे आगे, संविधान पर्याप्त बहुमत की आवश्यकता के बावजूद यह दुनिया में सबसे ज़्यादा बार संशोधित किए जाने वाला प्रशासक दस्तावेज है, यानी दुनिया में अभी तक सबसे ज़्यादा
भारत के संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं। अभी तक 104 संशोधन हुए हैं। हर साल में औसतन 2 संशोधन किए जाते हैं, यानी लगभग एक साल में 2 लगभग औसतन संशोधन हो चुके हैं। आंशिक रूप से लंबाई और संविधान के विस्तार की वजह से यह दुनिया के किसी भी संप्रभु राष्ट्र की तुलना में सबसे लंबा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 1,45,000 से भी ज़्यादा शब्द है। यानी इसमें जो शब्दों की संख्या है 1,45,000 से भी ज़्यादा संख्या है। ठीक है, यह दस्तावेज सरकार की शक्तियों को अत्यधिक विशिष्ट रूप से वर्णित करता है और इसलिए संशोधन के लिए अक्सर उन मामलों के साथ डील किया जाता है जिन्हें अन्य देशों से सामान्य दर्जा दिया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि भारत की संसद का चयन जिले की एक सीट के द्वारा किया जाता है। इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में प्रयुक्त किए जाने वाली अनेकता यानी पॉपुलैरिटी या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि एमपी के समूह के लिए यह संभव है कि वे 2/3 मतदान हासिल किए बिना संसद में 2/3 सीटें जीत सकते हैं। उदाहरण के लिए एक संविधान के तहत पहले 2 चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधे से भी कम राष्ट्रीय मतदान हासिल किए थे, लेकिन लोकसभा यानी निचले सदन में 2/3 सीटें हासिल की थीं। भारत में प्रत्येक संवैधानिक संशोधन एक अधिनियम के रूप में किया जाता है। पहला संशोधन अधिनियम कहलाता है। दूसरा संशोधन इसको अधिनियम कहलाता है और इसी प्रकार से इन संशोधनों के नाम दिए जाते हैं। यानी कोई संशोधन यानी पहली बार संशोधन किया गया तो उसको पहला संशोधन, और कोई दूसरी बार संशोधन किया गया तो उसको दूसरा संशोधन। इसी तरीके से तीसरी बार अगर कोई संशोधन होगा तो तीसरा संशोधन। इस तरीके से इसके नाम दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए 104 बार लास्ट वाला जो संशोधन है भारतीय संविधान में, उसको 104वां संविधान संशोधन कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके नाम दिए जाते हैं। प्रत्येक संशोधन को आमतौर पर लंबा शीर्षक दिया जाता है और एक अधिनियम जो भारत के संविधान में संशोधन करता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो भारतीय संविधान के संशोधन को किस तरीके से इसको किया जाता है। अब इसकी कुछ सीमाएं, संशोधन की जो सीमाएं हैं वो क्या क्या हैं, इनको हम देखते हैं। यानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में सबसे पहला संवैधानिक संशोधन किया और यह संशोधन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में किया गया था। यह संशोधन इस आधार पर किया गया कि यह अनुच्छेद 13 का उल्लंघन कर रहा था, जिसके अनुसार राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के चार्टर में दिए गए अधिकारों का संक्षिप्तीकरण करता हो या उसे नष्ट करता हो। इस अनुच्छेद में शब्द कानून की व्याख्या संविधान में संशोधन को शामिल करने के रूप में की गई है। संसद ने 24वें संशोधन को अधिनियम करने के द्वारा प्रक्रिया दी, जिसके अनुसार संविधान के किसी भी संशोधन में कुछ भी अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा। आगे हम देखते हैं संविधान में परिवर्तन सीमा केशवानंद बनाम केरल राज्य में देखी जा सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में संशोधन इस प्रकार का होना चाहिए कि यह संविधान की मूल संरचना का सम्मान करे। इस दस्तावेज में कहा गया है कि संविधान की विशिष्ट बुनियादी लाक्षणिक गुणों को संशोधन के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी इसमें ये कहा है कि मूल संरचना का सम्मान करें, और इस दस्तावेज में कहा गया है कि संविधान के विशिष्ट बुनियादी लाक्षणिक गुणों को संशोधन के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। भारतीय संसद ने इस सीमा को हटाने का प्रयास किया और इसके लिए 42वें संशोधन का अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार इस संविधान में संशोधन के लिए संसद की शक्तियों में कोई सीमा नहीं होगी। हालांकि बाद में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत में एक परिवर्तन की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया। अब हम आगे देखते हैं इसमें मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट क्या है। फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों
के चार्टर की कटौती संविधान के संशोधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसे संविधान की अनुसूची 9 में मौलिक अधिकारों के प्रावधान के विपरीत कानून बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 9 ऐसे कानूनों को केवल सीमित न्यायिक समीक्षा के लिए खुला रखकर इन कानूनों की सुरक्षा कर सकता है। प्रतिबंध के प्रारूप क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों से संबंधित कानून शामिल हैं। इसमें अल्पसंख्यक समूह जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई को भी शामिल किया जाता है। तो ये तो कुछ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। अब हम आगे देखते हैं। जनवरी 2007 में किए गए ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि सभी कानून, इसमें बेस कानून भी शामिल हैं जिसमें अनुसूची 9 दिया गया है, मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार सभरवाल ने कहा, यदि अनुसूची 9 में दिए गए कानून मूल अधिकारों का संक्षिप्तीकरण करते हैं या उन्हें रद्द करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप संविधान की मूल संरचना में उल्लंघन होगा। ऐसे कानूनों को अवैध करार देना चाहिए। इसी में अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय परिवर्तन की, पौंडीचेरी की पूर्व फ्रांसीसी कॉलोनी, गोवा की पूर्व पुर्तगाली कॉलोनी को भारत में शामिल किए जाने और पाकिस्तानी प्रांतों के साथ अल्प विनिमय के कारण भारतीय क्षेत्रीय परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए संविधान में संशोधन किए गए। 200 मील के विशेष आर्थिक जोन पर तटीय अधिकारों के संबंध में और मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन के द्वारा नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए भी संशोधन आवश्यक है। तो ये कुछ संशोधन हैं जो आपके आवश्यक संशोधन इनको कहा जा सकता है। अब हम देखते हैं संक्रमणकालीन प्रावधान। संविधान में संक्रमणकालीन प्रावधान को भी शामिल किया गया है जो केवल सीमित अवधि के लिए ही लागू किए जाते हैं और इसमें समय समय पर नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। संशोधन के द्वारा संसद की सीटों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण को हर 10 साल में बढ़ाया जाता है। राष्ट्रपति शासन को पंजाब में 6 महीनों के खंडों में एक विस्तृत अवधि के लिए तब तक लागू किया गया है जब तक कि खालिस्तान आंदोलन और विद्रोह थम नहीं गया। इसी में हम आगे देखते हैं लोकतांत्रिक सुधार। अब लोकतांत्रिक सुधार क्या है इनको हम जानते हैं। सरकार की प्रणाली में सुधार करने के लिए और संविधान में नए नियंत्रण और संतुलन शामिल करने के लिए संशोधन किए जाते हैं। इसमें शामिल हैं अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, जबकि पंचायती राज कल लिए गए प्रणाली का गठन, स्थानीय स्व प्रशासन, पार्टी निष्ठा बदलने से सदस्यों की अयोग्यता, मंत्रिमंडल के आकार का प्रबंधन और एक आंतरिक आपातकाल लगाने पर प्रतिबंध। तो ये कुछ लोकतांत्रिक सुधार हैं। तो ये था भारत में जो संविधान है उसको किस तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा कि किस तरीके से भारत का संविधान है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जिस तरीके से अभी चुनाव में ये हवा बना दिया गया कि भारत के संविधान को पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा, तो क्या संभव है? अगर आपको लगता है ये वीडियो में आपने कुछ सीखा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम अब तक जो संशोधन हुए भारतीय संविधान में 104 उनको हम डिस्कस करेंगे और पूरे 104 संविधान संशोधन को हम जानेंगे एक ही वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।